यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 डेज। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसको पढ़ के आप पास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को। जी हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 1 पूरा कंप्लीट करा दिया, डिमांड भी करा दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी करा दिया और उसका बेसिक भी करा दिया। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 को, वन शॉट कंप्लीट करेंगे, जो कि लेसन नंबर 3 है, वो है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, राइट। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज होंगी कि मैम हम लोगों का यूनिवर्सिटी इग्नू है या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी और माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों का सब्जेक्ट है, तो भी आपका ये चैप्टर बिल्कुल सिमिलर है, सब कुछ सिलेबस सेम है। सो कंज्यूमर बिहेवियर का चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, वन शॉट इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सो बहुत सारे बच्चों ने क्लास 11th के अंदर इसको पढ़ा होगा, और जिनको जो भूल गए हैं उनको रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। कुछ टॉपिक सिमिलर हैं और कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं, वो भी इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर को हम समझते हैं। पहले हम कंज्यूमर की डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद बिहेवियर, उसके बाद आगे के टॉपिक फर्दर समझेंगे। इसके नोट्स चाहिए तो बिल्कुल रेडी हैं, जो कि आपको बहुत ही रीजनेबल से प्राइस में मिल जाएंगे। और अभी एग्जाम्स अभी आने ही वाले हैं, तो प्लीज आप टाइमली खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एट अ टाइम क्या होता है, बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। और नहीं लेना चाहते हो आप लोग नोट्स, तो खुद भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो। सो कंज्यूमर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम गुड्स। एक कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि गुड्स को या फिर सर्विस को, किसी भी सर्विस या गुड्स को कंज्यूम करता है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, की उसकी जरूरत जो है वो पूरी हो जाए और वो सेटिस्फाई हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, एक कंज्यूमर कहलाता है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं, जैसे कि राजू है, श्याम है, मोहन है, प्रिया है, वट कोई भी है जिनको कोई भी सामान खरीदना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो है, मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लेती हूँ राहुल का, ठीक है। अब ये जो राहुल है, ये एक कंज्यूमर तब कहलाएगा जैसे इसको मैगी खानी है, ठीक है। तो यानी कि इसने मैगी खा ली, इसको सेटिस्फैक्शन मिल गया, इसकी जरूरत भी पूरी होगी, तो ये कंज्यूमर बन गया क्योंकि इसने सामान को कंज्यूम किया है। इसमें आप सर्विस का एग्जांपल भी एग्जाम में लिख सकते हो। आई होप आपको क्लियर है। एक पॉइंट आता है यहाँ पे, जरूर आपको मेंशन करना है एग्जाम्स के अंदर, एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन आएगा। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब हम किसी भी गुड्स या सर्विस को यूज करके देखते हैं ना। और मैं ना यार आप लोगों को इकोनॉमिक्स ना बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ, और मैंने ना डेफिनेशंस भी ऐसे ऐसे लिखी हैं जो आपने क्लास 11th के हिसाब से पढ़ी होंगी, या फिर बहुत इजी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ समझा रही हूँ। मतलब कई बार क्या होता है कि आप लोग एक्स्ट्रा 10 years खरीदते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा कोई बुक फॉलो करते हो, तो उसमें ना बहुत डिफिकल्ट सी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो वो आप पढ़ तो लेते हो, आपको समझ तो आ जाती है, लेकिन एग्जाम में कुछ याद ही नहीं आता यार क्या लिखना है। ये ऐसी ही मैंने लिखी है, मतलब प्रॉपर ऐसे नोट्स मतलब बना के पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आपको ईजी लगे और आप एग्जाम तक याद भी रखो, ठीक है। सो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो होती है बेसिकली क्या होती है कि जब भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं, तो जब हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जब मिलता है, उसी पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है। पहले ना इसके नाम के मतलब को ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। कंज्यूमर अभी समझ गए आप, एक ऐसा व्यक्ति जो कि गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करता है, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो तो होता है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बात हो रही है कि उसका बिहेवियर किस टाइप का है, ठीक है। हम अच्छा, एक चीज और है कि हम लोग क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं कि हम लोगों को चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कंज्यूमर बिहेवियर। क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है। देखो हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के बारे में इतनी गहराई से सोचा जाता है। आप लोगों ने जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, उन्हें पता होगा कि कितनी गहराई से सोचा जाता है कि हमारा एक कंज्यूमर है, ठीक है, वो मार्केट में बायर सेलर मिलते हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बारे में बात होती है, फिर उसके बाद उसके कंज्यूमर के बारे में इतनी गहराई में सोचा जाता है, उसके टेस्ट प्रेफरेंस के बारे में, वो कब डिमांड करता है, कब डिमांड नहीं करता, प्राइस बढ़ने से उसको क्या इफेक्ट आता है, प्राइस घटने से उसको क्या इफेक्ट आता है। तो ये बेसिकली कंज्यूमर का बिहेवियर ही तो है। हम जब तक कंज्यूमर के, यानी कि कंज्यूमर आज के टाइम पे ना हमारे लिए एक दुकान वाले के लिए
या फिर एक जो आपकी कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके लिए भगवान का रूप है कि अगर आज हम कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो कभी हम बढ़िया से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल रीजन कि हमें कंज्यूमर के बारे में इतनी डिटेल में स्टडी करनी पड़ रही है, ठीक है। सो कंज्यूमर का बिहेवियर की डेफिनेशन आप समझ ही सकते हो कि हम लोगों को चैप्टर पूरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कंज्यूमर के बारे में कितनी गहराई में। So consumer behavior it is the study of how individual groups and organizations select, buy, use, dispose of goods, service, ideas or experiences to satisfy their needs and their wants. ये फिलिप कॉटलर ने ये डेफिनेशन दिया था कंज्यूमर बिहेवियर का कि कंज्यूमर का बिहेवियर एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर एक अकेले व्यक्ति की बात कर लो, किसी ग्रुप के बारे में बात कर लो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की संस्था के बारे में बात कर लो, कि वो लोग सामान को क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट करते हैं। यार हम लोग कभी भी ऐसा होता है रात को बिना सिलेक्ट किए सामान फटाफट जो मन में आया फटाफट से ऑर्डर कर दिया, नहीं ना, उससे पैसों की वेस्टेज है। और इतना पैसा हम लोग वेस्ट कर भी देंगे तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमने उसको सिलेक्ट नहीं किया। तो हम पहले गुड्स को या सर्विस को सिलेक्ट करते हैं, फिर बाय करते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, डिस्पोज ऑफ गुड्स करते हैं, सर्विसेज, आइडियाज, एक्सपीरियंसेस। फिर ये सारी चीजें जब हो जाती हैं, सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स, फिर जाके कहीं एक कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन यानी जो नीड है, जो उसकी जरूरत थी, उसको पूरा किया जाता है। मतलब काफी लंबा प्रोसेस चलता है। जब वो सामान आएगा, बाय करेगा, यूज करेगा, उसके बाद ही तो बताएगा ना गुड्स कैसा लगा, सेटिस्फाई कंज्यूमर हुआ भी है या नहीं हुआ। हुआ है तो बार बार मंगाएगा, नहीं हुआ तो छोड़ देगा। इस तरीके से करिकुलम चलता रहता है। सो कंज्यूमर बिहेवियर आई होप आपको अच्छे से 100% क्लियर होगा। अब ना यहाँ पे कुछ अप्रोचेस दे रखी है, अप्रोच ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। लाइक कंज्यूमर बिहेवियर का ना अप्रोच बताई गई है। एंड अप्रोच ना दो तरीके की होती है, वन इज कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनल अप्रोच। और जो कार्डिनल अप्रोच है वो अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, और जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो हिक्सन व्यू के द्वारा दी गई है, ठीक है। सो बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पे यही समझाना चाहती हूँ कि जो हमारी कार्डिनल अप्रोच है वो नंबर्स की फॉर्म में दिखते हैं, जैसे कैपेसिटी, ट्रेडिशनल, जैसे एप्पल खाया, एक एप्पल खाया तो कितना सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा खाया तो सेटिस्फेक्शन कम, धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि भाई हमारा भी तो पेट की एक लिमिट है ना, यानी कि हमारी भी एक वो है कि मतलब हम लोगों को, जैसे हम रोटी खाते हैं, ठीक है, तो हमें ज्यादा भूख लगी होती है, तो हमने पहली रोटी खाई, हमें सेटिस्फेक्शन बहुत हाई मिला, फिर दूसरी खाई थोड़ा कम, फिर तीसरी खाई और कम, फिर चौथी खाई तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा खाने का। लेकिन अगर हम जबरदस्ती खाते हैं तो फिर आप समझ ही सकते हो, यानी कि सेटिस्फेक्शन भी जो होता है पहले हाई होता है, फिर धीरे 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 करके कम हो जाता है। और ज्यादा अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं किसी भी चीज को तो हमें वो नुकसान भी पहुंचाती है, पेट भी खराब कर सकती है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ मैंने एप्पल और मैंगो का एग्जाम्पल लिया था, आप कोई भी एग्जाम्पल एग्जाम में ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि एप्पल या मैंगो का ही एग्जाम्पल आप लोगों को लेना है। नंबर की फॉर्म में होता है, कैपेसिटी बताता है कि हाँ भाई कितना सेटिस्फेक्शन लेवल। सो अब हम समझते हैं यूटिलिटी जो है वो यहाँ पर आप लोगों को, एक तो टोटल होती है, एक होती है मार्जिनल। तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल जब भी हम टोटल यूटिलिटी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, यूटिलिटी 3, ऐसे आपको जोड़ते जाना, यूटिलिटी एन तक जाएंगे, ठीक है, जितनी भी दे रखी है। तो ये हो गया टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला। और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलती है, मार्जिनल यूटिलिटी के दो फॉर्मुलेज होते हैं, जो कि होता है डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। यानी कुछ नहीं करना, टोटल यूटिलिटी के ये जो छोटा सा ट्राइंगल बना है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है, यानी टीयू में कितना चेंज आ रहा है और क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, फिर दोनों को डिवाइड देंगे, देन यू विल गेट द मार्जिनल यूटिलिटी। एक तो फॉर्मूला ये होता है, और दूसरा फॉर्मूला होता है टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1, ये होता है एमयू का फॉर्मूला, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं समझाती हूँ किस तरीके से ये होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आइसक्रीम कंज्यूम, की एक व्यक्ति है जिसने आइसक्रीम को, पहली आइसक्रीम खाई तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 20 की, और टोटल यूटिलिटी भी उसको 20 ही मिली थी। फिर उसने एक और आइसक्रीम खा ली, यानी 2 आइसक्रीम हो गई उसकी। दूसरी आइसक्रीम जैसे ही खाई ना तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 16 हो गई, यानी पहले के अकॉर्डिंग उसका जो यूटिलिटी का जो लेवल है वो कम हो गया, यानी कि क्योंकि सेटिस्फेक्शन जो है उसको कम हो गया। तो जैसे ये कम हुआ तो आप देखो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी कैसे निकलती है, अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था इसका फॉर्मूला टीयू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एमयू को जोड़ देना है, ठीक है ना, यानी यूटिलिटी को जोड़ देना है। तो देखो 20 का 20 ही रहा, 20 में आपने 16 प्लस कर दिए, 20 प्लस 16 का आया 36 आ गया, फिर 36 में 10 प्लस किया 46 आ गया, 46 में 4 प्लस किया 50 आ गया, तो 50 में 0 प्लस हुआ तो 50 आया, 50 में से 50 में प्लस करना है तो प्लस के बाद माइनस भी है, तो 50 प्लस माइनस 6 कितना हो गया, 44 हो गया। आई होप आपको क्लियर है कि टोटल यूटिलिटी कैसे निकलती है और मार्जिनल कैसे निकलती है। अब बात ये हो गई, टोटल तो इस तरीके से निकली, अगर आपको टीयू दे रखा है और एमयू निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, वो भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया अभी। उल्टा माइनस करते जाना है आपको, पहले वाला 20 का 20 सेम ही रहेगा, अब आपको क्या करना है, 36 है, ठीक है, 20 का 20 तो सेम था, 36 में 20 माइनस करो 16 आ गया, 46 में से 36 माइनस करोगे 10 आ गया। तो मतलब आपको नीचे से ऊपर माइनस करते जाओगे तो एमयू
आता जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। और जब ये टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो इनको प्लस करते जाना, तो ये आ जाएगा। 100% क्लियर है। तो बेसिकली ये यही कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा वही डेफिनेशंस है जो मैंने आपको अभी अच्छे से समझाई है। टीयू और एमयू की क्या डेफिनेशन है। टीयू बोलता है इट इज द सम टोटल यूटिलिटी डराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ द कमोडिटी। यानी कि सम टोटल है, किसका सम टोटल, किसका, यूटिलिटी का। वही मैंने बताया ना, यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, यूटिलिटी 3 प्लस करते जाओ तो आप लोगों का टोटल यूटिलिटी निकलता जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिन यूटिलिटी इज द चेंज इन टीयू ड्यू टू कंज्यूम ऑफ एडिशनल यूनिट। जैसे ही एडिशनल यूनिट आता है तो मार्जिनल में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहीं पे मैंने यही चीज समझाई थी। जैसे ये लोग देखो, पहली आइसक्रीम खाई तो टोटल यूटिलिटी 20 थी, दूसरी आइसक्रीम खाई 36 टोटल यूटिलिटी थी, लेकिन मार्जिन कैसे निकलेगा? 36 माइनस 20, ठीक है, तो 16 आ गया। यानी कि नीचे से ऊपर माइनस करते जाएंगे, एडिशनल यूनिट पता लगती जाएगी। यानी दो, पहली आइसक्रीम खा रहे तो टोटल यूटिलिटी 20 मिल रही थी, दूसरी आइसक्रीम खाई तो 36 हो गया। ठीक है, तीसरी आइसक्रीम खाएंगे 46। आप लोग सोचेंगे कि ये चीजें कम क्यों होती जा रही है, तो ये अभी कॉन्सेप्ट में अभी आप लोगों को समझाने वाली हूँ। ठीक है, जो कि आ ही रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को डीएमयू भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना इसको। एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी देन द मार्जिन यूटिलिटी डराइव फ्रॉम ईच एंड एडिशनल यूनिट गोज एंड डिमिनिशिंग। देखो, मैं आपको ना डेली लाइफ एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ, इकोनॉमिक्स को बोझ बना के नहीं समझाना चाहती कि हाँ भाई बुक में लिखा है रट्टा मार लो। अब मैं आपको डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, और आपको गर्मियों में सबसे ज्यादा जो क्रेविंग्स होती हैं वो यही रहती है, यार ठंडा ठंडा पानी मिल जाए, ठीक है, या फिर आइसक्रीम खाने का। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ समर्स का। ठीक है, यानी गर्मियां, मान लो जून का मंथ चल रहा है और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अब उस टाइम पे अगर आप लोगों को जब प्यास लगती है, आप सोच रहे यार कहीं से पानी मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए, और ठंडा नहीं मिलता तो सोचते यार बस पानी ही मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज रहती है हमारे साथ। तो इसमें वो यही समझाना चाहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब अगर समझ गए ना तो मतलब सब समझ गए। डिमिनिशिंग मतलब नीचे की तरफ वो गिरना, डिमिनिश हो रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी तो समझ लिया था, और मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिश हो रहा है। डिमिनिशिंग यानी कि गिर रहा है। ठीक है, अब क्यों गिर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। आप किसी भी वस्तु को यानी किसी भी चीज को जब ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हो ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी डराइव फ्रॉम ईच एंड एडिशनल यूनिट गोज एंड डिमिनिशिंग। अब इसको मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, एक आइसक्रीम खाई थी तो मार्जिनल यूटिलिटी 20 था, 20 था। सेकेंड आइसक्रीम खाने पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम क्यों हुई, गिर गई, फिर 16 हो गई, फिर 10 पे आ गई, फिर और 4 पे आ गई, फिर 0 हो गई, फिर नेगेटिव भी हो गई। यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है पहले लेवल पे जब आपने आइसक्रीम खाई थी तो 20 थी, फिर आपकी कम कम होते होते 0 पे आई, उसके बाद नेगेटिव हो गई। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है कि आप जैसे जैसे आइसक्रीम खाते जाओगे ना, तो आप लोगों का मन भरता जाएगा। पहले खाया बहुत अच्छी लगी, दूसरी खाई थोड़ा ठीक लगा, मतलब पहले से सेटिस्फेक्शन कम मिला, फिर कम, फिर कम। मतलब जब यहाँ तक कम हो रहा था तो धीरे धीरे कम हो रहा था, फिर एक टाइम आया 0 आ गई, 0 पे मार्जिनल यूटिलिटी आ गई। ठीक है, फिर आई नेगेटिव पे आ गई कि खाने का मन है नहीं लेकिन जबरदस्ती खा रहे हो, जबरदस्ती में तो पेट ही खराब होगा ना। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो मैं वही एग्जांपल दे रही थी। पानी का ये आप एग्जांपल ले लो, पानी की भी एक लिमिट है हर किसी की पीने की। मैं बोल दूं कि आपको बैठे बैठे 40 ग्लास पीने हैं, क्या पी लोगे चाहे कितनी ही गर्मी पड़ रही हो? पेट की भी अपनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ जो आप डेली लाइफ में इमेजिन भी कर सकते हो, सोच सकते हो, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई आपकी भी एक लिमिट है पानी पीने की। भले ही प्यास लगी है, तो आपने जब पहला ग्लास पानी पिया तो आपको सेटिस्फेक्शन बहुत हाई मिला था, बहुत मैक्सिमम मिला था। फिर आपने दूसरा ग्लास पिया, अब आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता जाएगा, और कम, फिर और कम, फिर नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो ये वही है, एम यू ऑलवेज फॉल 0 एंड नेगेटिव। पहले गिरेगा, फिर 0 आएगा, फिर वो नेगेटिव में चला जाएगा। अगर आप ज्यादा जबरदस्ती करोगे पीने की या खाने की जो भी प्रोडक्ट को, तो वो नेगेटिव में ही जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसकी अजम्पशंस भी कई बार पूछता है, तो आपको बना के जरूर लिख कर आनी है, बोले या ना बोले। अजम्पशंस है, अजम्पशंस में क्या होता है कि जब भी आप किसी भी चीज, यहाँ पे ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको यहाँ से डीएमयू पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और अब मान लो कि आपने एक गिलास पानी पी लिया, ठीक है, और उसके बाद आप 2 घंटे बाद फिर एक गिलास पी रहे हो, फिर 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद पी रहे हो, तो ऐसे तो आप एक एक घंटे के गैप पे पियोगे तो पानी ज्यादा पिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो टाइम है उसके बीच में गैप आ गया। ठीक है,
तो ये कुछ अजम्पशंस दी गई हैं जिसको मानने के बाद ही डीएमयू फॉलो हो पाता है, मतलब ये अजम्पशन नहीं मानोगे तो डीएमयू पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए ये अजम्पशंस पढ़ाई जा रही हैं कि इनको ध्यान में रखते हुए ही अगर आप अप्लाई करोगे ना तो डीएमयू की डेफिनेशन आपको बिल्कुल सही दिखेगी, ठीक है। अब वो कैसे, वो देखो। कंज्यूमर इज रैशनल, पहली बात तो कंज्यूमर रैशनल है, कंज्यूमर बहुत इंटेलिजेंट है, उसको हर चीज मालूम है। एप्लीकेबल इन कार्डिनल अप्रोच, ये भी पता है कार्डिनल अप्रोच के अंदर ये अजम्पशन फॉलो अप हो रही है। ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम लाइक कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाय पी रहे हो ना तो आपको चम्मच से नहीं पीनी, आपको ग्लास से ही पीनी है। चम्मच से तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितनी पी है, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। तो आपको यहाँ पे बोला गया कि अगर आप चाय पी रहे हो या फिर कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो तो आपको प्रॉपर उसकी जो जैसे यहाँ पे बताया कि चाय पी रहे हो तो कप में होनी चाहिए, चम्मच में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पानी भी पी रहे हो तो वो भी आपका ग्लास में होना चाहिए या बॉटल। continuous consumption of homogeneous commodity, not that one unit of that commodity is consumed now and another on tomorrow। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक एक घंटे के इंटरवल पे, वो भी नहीं चलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपने आज जो है 2 ग्लास पानी पी लिया और अगले दिन फिर दो, ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो भी आप गुड्स को या किसी भी कॉमोडिटी को जो भी आप एक्सपेरिमेंट के लिए ले रहे हो तो वो आपका होमोजीनियस होना चाहिए, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, अगर आप एप्पल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एप्पल ही होना चाहिए, टाइम गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जब कंज्यूम करो तो एक साथ ही कंज्यूम करना है, और आपके प्रोडक्ट भी बिल्कुल सेम होने चाहिए। ये नहीं कि आप एक एप्पल ले रहे हो और एक मैंगो ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट भी सेम होना चाहिए, टाइम भी सेम होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। तो ये सारी की सारी असम्पशन अगर मानते हो तो डीएमयू फॉलो हो जाएगा डेफिनेटली। आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आई होप आपको क्लियर है। मैंने ना इसका यहाँ पर शेड्यूल बनाया और कर बनाया जो कि आपको अच्छे से रट लेना है। जिनको दिक्कत होती है वो सेम एज इट इज वहां बना के आ सकते हैं, और जो खुद भी वहां पे अपने हिसाब से भी शेड्यूल बना, नंबर्स लेके शेड्यूल बना सकते हैं। शेड्यूल बन गया तो कर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट बनाना जरूर है, ठीक है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। क्वांटिटी है, टीयू है और एमयू है। देखो क्वांटिटी 0 थी, फिर 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटी बढ़ती गई, तो टीयू कैसा रहा, पहले 0 था, 8 था, 14 18, बढ़ता बढ़ता बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते यहाँ 20 तक, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गया। यानी कि टीयू पहले इंक्रीज कर रहा था, उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट हो गया और उसके बाद वो नीचे गिर गया। टीयू कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एमयू नेगेटिव होता है, याद रखेंगे। अच्छा, मैंने ना इस पूरे शेड्यूल को एक छोटे से डब्बे की तरह समझाने की कोशिश करी। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लेना ये अपने आप बन जाएगा। इसका ग्राफ आप समझ लो एक बार। टीयू देखो, पहले टीयू कैसा था, नीचे से बढ़ता 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 नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है। और उसके बाद ये एक्स्ट्रा लाइन चली गई, पेन के इसको इग्नोर करना क्योंकि मैं समझा रही थी, मेन आपकी बनी हुई है यहाँ पे। तो एमयू क्या है, एमयू यहाँ नेगेटिव भी गया है। देखो पहले ये 8 से 6 यानी कि गिरा गिरा गिरा, फिर 0 हुआ, फिर 0 से नीचे की तरफ नेगेटिव की तरफ हो गया, ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे टीयू हम लोगों का गिरेगा उसके बाद क्या होगा, एमयू नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है जहां पे ये दोनों जो सेम लेवल दिखा रहे हैं, टीयू भी और एमयू भी, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी, ठीक है। आई होप आपको 100% चीजें क्लियर हो रही होंगी जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, टीयू बढ़ेगा तो एमयू पॉजिटिव रहेगा। देखो टीयू बढ़ रहा था तो तब भी ये पॉजिटिव था, नेगेटिव तो नहीं था। टीयू गिर गया, टीयू कब गिरा, देखो यहाँ पर गिर रहा है तो एमयू क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, है ना। जैसे ही गिरा तो एमयू नेगेटिव हो गया। टीयू मैक्सिमम कहाँ था, जहां पे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम यही था, तो एमयू वहीं 0 होता है। आई होप आपको क्लियर होगा, सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस ऑफ यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच अभी हमने समझी थी, इसके अंदर 2 केसेस बनते हैं, एक तो सिंगल कमोडिटी एंड दूसरा आता है 2 कमोडिटी। अब बोलोगे आपकी ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अगर हम अपना एक्सपेरिमेंट एक गुड्स के साथ करते हैं तो वो आपकी सिंगल कमोडिटी होती है। अगर हम कोई 2 गुड्स ले रहे हैं, लाइक एप्पल या मैंगो ले रहे हैं, या फिर कोई भी 2 प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, कोई भी 2 कमोडिटी ले सकते हैं, चाहे वो एप्पल या मैंगो हो, बनाना हो, कुछ भी 2 लेने हैं और सिंगल में सिर्फ एक प्रोडक्ट होता है, सिंगल। यहाँ पे हम समझ रहे हैं इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। इक्विलिब्रियम सिचुएशन मैंने बता दी थी, जहां पे मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इन दिस केस कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 1 कमोडिटी। यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है वो गुड्स जो कमोडिटी जो कंज्यूम करे वो सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी है। इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर द कंज्यूमर इज गेटिंग द मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। मैंने अभी ये चीज बताई कि इक्विलिब्रियम पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जो कि आपको मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन देता है। वो ऐसा पॉइंट होता है विद हिज गिवन इनकम, कि भाई अगर उसकी इनकम 15,000 है या फिर 10,000 है, इस 15,000 के बीच में जब उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला जिस प्रोडक्ट से या जिस चीज पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहलाता है, उसी को हम इक्विलिब्रियम
सो जहां पे आपको यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जिस सिचुएशन पे, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी का कर्व, सॉरी ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। शेड्यूल एंड डायग्राम है कंज्यूमर वही सिंगल कमोडिटी का, मैंने समझा रही हूँ आप लोगों को, ये जरूर बनाना है। नंबर ऑफ यूनिट्स जो हो रहेंगी आपकी, यहाँ MUX है, मार्जिन यूटिलिटी है, ये आपका प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। तो बेसिकली शेड्यूल ये रहा और डायग्राम ये रहा, इसको हम कर्व भी कहते हैं, डायग्राम को हम कर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 1 यूनिट है, 2 3 4, यानी 4 यूनिट है। तो मार्जिन यूटिलिटी पहले 10 थी, फिर 8 हुई, फिर 6 हुई, फिर 4, और प्राइस तो आप कांस्टेंट है, तो इसके अंदर प्राइस हमारा कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा हम मान के चलते हैं। प्राइस अगर हमारा चेंज नहीं हो रहा तो भी आप देखो मार्जिन यूटिलिटी गिर रही है। भाई एक बात बताओ, मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ आपको, कि मार्केट में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, फॉर एग्जांपल इसी का ये एग्जांपल ले सकती हूँ मैं, ये मान लो अगर 5 रुपए का मार्केट में मिल रहा है, ठीक है, इसका प्राइस ना मतलब ये मान के चलो 2 साल से सेम है, तो क्या आप खरीदते ही जाओगे, खरीदते ही जाओगे, बेमतलब खरीदोगे, जितना जरूरत होगा उतनी तो खरीदोगे ना। ये तो है नहीं कि मतलब प्राइस कांस्टेंट है तो चलो भाई जितना मर्जी खरीद लो, ऐसा भी नहीं है। तो यानी कि मार्जिन यूटिलिटी, यानी कि जो आपकी यूटिलिटी है, वो एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट जो होती है वो आपकी कम ही हो रही है, वही यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, तो यानी कि एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे 3 यूनिट था, जहां पे मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस आप दोनों का सेम था। ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, ये आपका MU का था, नीचे नेगेटिव जा रहा है, मैंने बना के दिखा दिया, वरना शेड्यूल के हिसाब से तो जरूरत थी नहीं, बट ऐसे भी आप बना सकते हो, वो भी गलत नहीं माना जाएगा, बट आप यहाँ तक बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये जो आपका ऊपर वाला पॉइंट है, इक्विलिब्रियम के ऊपर वाला पॉइंट जो है कंज्यूमर सरप्लस का पॉइंट है। ठीक है, और जो नीचे है आप देख ही सकते हैं, नीचे पॉइंट जा रहा है, ये क्या है, ये आपका ये प्राइस है। प्राइस पैरेलल टू एक्स एक्सेस क्यों जा रहा है, क्योंकि इसलिए जा रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्राइस में बदलाव नहीं आ रहा है, इसीलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर है, और ये तो आपको पता ही है, 0 पे टच होकर नीचे आएगा। आई होप आपको क्लियर है। तो यहाँ पे MU और प्राइस था, यहाँ पे गुड्स ऑफ एक्स था, जो कि मैंने यहाँ समझा दिया। और आपको मैं बता दूं, ये कंज्यूमर सरप्लस की सिचुएशन कब आती है, ये ऊपर वाली सिचुएशन कब आती है, ये तब आती है जब आपका मार्जिन यूटिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है प्राइस से ज्यादा होती है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। और जहां दोनों बराबर हैं वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। और जो उसके नीचे वाला है वो तो आप समझ ही सकते हो क्या है। इन द केस ऑफ डबल कमोडिटी, इन द केस ऑफ कंज्यूमर कंज्यूम 2 commodity x and y, इन द केस ऑफ 1 commodity say x, a consumer is in equilibrium when फर्स्ट MUX PX इज इक्वल टू ₹1, यानी कि दोनों की अगर हम बात करें प्राइस की और मार्जिन यूटिलिटी की, तो दोनों ही 1 रुपए की अगर हम मान रहे हैं, तो इन सो आप लोगों को ये 100% क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है आप लोगों का डबल कमोडिटी। डबल कमोडिटी में क्या होता है कि आपके पास एक सिंगल कमोडिटी नहीं है, 2 कमोडिटी है, यानी एक्स है या वाई है, ए या बी, एप्पल या मैंगो, बनाना या फिर ग्रेप्स, कोई भी 2 कमोडिटी हैं। जब भी 2 कमोडिटी की बात होती है तो उसके अंदर हमारे को यही 3 कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, इसको समझ लीजिए। सो आप लोगों को मैं शॉर्ट में समझाती हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो कहता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है, मैं आपको ना एक पेन से की मदद से समझाती हूँ, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो मेरे पास ना 2 पेन है, ठीक है, अगर मान लो कि मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहती हूँ तो मुझे इसकी कम करनी पड़ेगी, अगर इसकी बढ़ाना चाहती हूँ तो इसकी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, क्योंकि कंज्यूमर रैशनल है, ये बात आपको अच्छे से मालूम है। इनकम भी हमारी जो है लिमिटेड ही होती है रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, तो इसको बढ़ाया तो इसको कम करना पड़ेगा, और इसको बढ़ाया तो इसको कम करना ही पड़ेगा, तो ये धीरे 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 कम हो जाएगा। फिर ऐसे ही ये सेम ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो इस तरीके की चीजें चलती है। तो वही चीज है कि मान लो इसको मैं x का नाम दे दूं और इसको y का, तो अगर x बढ़ रहा है तो y कम करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, और अगर y बढ़ाना है तो इसको x को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई हैं कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, और जब दोनों ही इक्वल हो, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एक्स भी और वाई जब बराबर होते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। आई होप आपको 100% क्लियर है, जो कि ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही बराबर हैं, यानी कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स भी 4 है और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई भी 4 ही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको प्रैक्टिकल वे में समझा दिया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपको वही सारे पॉइंट्स है जो अब आते हैं हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालाइसिस, जो कि ऑर्डिनल अप्रोच कहलाता है।
सो बेसिकली इंडिफरेंस कर्व क्या है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए इसका नाम इंडिफरेंस कर्व रखा गया है, आईसी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विथ which gives the same level of satisfaction to consumer। यानी कि आईसी क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व ना वेरियस कॉम्बिनेशन होता है दो कमोडिटी का, किसका, दो कमोडिटी, यानी दो कमोडिटी है, दो वस्तुओं का, जो कि सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन कंज्यूमर को देता है, तो उसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। सो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस भी हैं, जैसे कंज्यूमर रैशनल है, वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। कंज्यूमर फॉर्म द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी, दो कमोडिटी तो आपको एग्जांपल के लिए लेनी पड़ेंगी। बेस्ड ऑन ऑर्डिनल अप्रोच, ये भी आप लोगों को अभी बता दिया। इनकम ऑफ कंज्यूमर इज कांस्टेंट, ये मान के चलना है कि आपकी जो इनकम है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, ना वो बढ़ रही है ना वो घट रही है, वो कांस्टेंट है। 10,000 थी पहले इनकम, तो आज भी 10,000 ही है। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो आप अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब आता है इसका शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल में बोलता है कि कॉम्बिनेशन है यहाँ पर 1 2 3 4 4 5 और कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई है। मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, ठीक है। तो बेसिकली 1 यूनिट, जब आप, इसमें भी वही सेम लॉजिक लग रहा है, जैसे आपने पीपीसी अगर अच्छे से समझ लिया होगा ना फर्स्ट यूनिट में, तो आपको ये इसमें दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। भाई देखो, इसको बढ़ाना है तो इसको कम करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना है तो इसको कम करना पड़ेगा, बस यही चीज है, और वो धीरे धीरे करके कम होते हैं, बस यही रूल इसमें लगने वाला है। कमोडिटी फर्स्ट यूनिट जब आप खरीद रहे थे, तो कमोडिटी वाई आप 15 यूनिट खरीद रहे थे, फिर आपने यूनिट 2 एक्स जो है ना वो बढ़ा दी, क्या कर दी, बढ़ा दी। भाई इसको बढ़ाओगे तो इसको तो कम करोगे ना, तो इसको कम कर दिया, यानी 15 यूनिट से ये सीधा 11 यूनिट पे आ गई, ठीक है। फिर आपने इसको और बढ़ा दिया, इसकी एक्स की कमोडिटी बढ़ा दी तो इसकी और कम, फिर बढ़ाई, फिर इसकी कम, इसकी बढ़ा दी, इसकी कम, एक ज्यादा हो रही है ना, ये बढ़ रहा है, तो ये तो कम होगा ही, डेफिनेटली सी बात है, आप लोगों को पता है। तो एमआरएस कैसे निकलेगा, तो देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे निकलता है, वाई में कितना चेंज आ रहा है और एक्स में कितना चेंज आ रहा है, तो आप देख सकते हो वाई में कितना चेंज आया, नीचे से ऊपर देख लो, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। 15 यूनिट माइनस 11 4 हो गया, यानी कि आपकी वाई यूनिट जो है, वाई जहां जो लिखा है वो वाई है, और ये एक्स कमोडिटी, इसमें कितना चेंज आया 1 का, तो सब में 1 1 1 1 में चेंज आया तो 1 लिख दिया, 1x 1x 1x, ठीक है। और इसमें जितना चेंज आया वो यहाँ पे लिख सकते हो आप। 8 में से आप 8 सॉरी 11 में से 8 माइनस करोगे 3 आएगा, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 5 गया 1, तो इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। इसी को देख के यहाँ पे हमने कर्व बनाया, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई है, कमोडिटी वाई इधर, कमोडिटी एक्स इधर है, और ये आप लोगों का क्या कहलाता है, इंडिफरेंस कर्व कहलाता है, जो कि जीरो पे टच नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से बनता है। कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं, और ये जरूर मेंशन करके आना, यहाँ पे आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, जीरो कभी नहीं होता, मैंने यहाँ कांटा लगा रखा है, ठीक है। तो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एमआरएस क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी वैसे पढ़ रखा है, लेकिन स्टिल मैं फिर दोबारा से बता रही हूँ आप लोगों को। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम शॉर्ट में एमआरएस भी कहते हैं, रेफर्स टू द लॉस इन सैटिस्फैक्शन ड्यू टू द रिडक्शन। अगर आप लोग इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो, मैंने क्लास 11th में भी इसको काफी डिटेल में कराया, वो वाली भी प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो, जिनको ज्यादा गहराई में पढ़ना है, क्योंकि यार अभी इतना टाइम नहीं है, वैसे मैं सारा टॉपिक कराने हैं, मुझे इतने सारे सब्जेक्ट्स कराने हैं, बस बहुत सारा सिलेबस है, बस जल्दी से जल्दी हो जाए आप लोगों का, बस यही टेंशन मुझे है आप लोगों की, कि हो जाए बस। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इट रेफर्स टू द लॉस इन द सैटिस्फैक्शन ड्यू टू रिडक्शन इन वन कमोडिटी व्हिच इज द कंपनसेटेड बाय द यूनिट गेन इन द अनदर कमोडिटी। देखो नहीं समझ आया, भूल जाओ, आप बस इतना याद रखो कि आपको इतना याद रखना है, मैं आपको फिर से अपने एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है, कि एमआरएस क्या है। देखो ये दोनों है, ठीक है, देखो इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको जी और एल समझना होगा, ठीक है। एक गेन है तो एक सेक्रीफाइस है, एस भी लिख सकते हैं हम, सेक्रीफाइस, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ जीएस, जीएस से इसको याद रखें, जीएस, ठीक है। तो एक चीज अगर गेन करती है तो दूसरे को लूज करना पड़ेगा। अब देखो कैसे, मान लो ये एक्स है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। अगर मुझे ये दोनों अभी सेम लेवल पे है, ठीक है, मान लो ये दोनों सेम लेवल पे है, ये थोड़ा पेन का दिक्कत है, ऊपर बड़ा है एक छोटा है। मान लो कि मुझे इसको और बढ़ाना है, इसको मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, तो भाई इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, इसको और बढ़ाऊंगी तो इसको और सेक्रीफाइस, इसको बढ़ाऊंगी और सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये सेक्रीफाइस। तो इस तरीके की सिचुएशन जब आती है तो उसे हम एमआरएस बोलते हैं। अब देखो कैसे, मैंने बोला कि अगर मुझे इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, ठीक है भाई, इसको गेन हो रहा है तो इसको तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, अगर ये गेन होना चाहता है तो इसको सेक्रीफाइस होना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो एमआरएस समझाता है हमें, जिसका मैंने यहाँ कर्व बनाया, जैसे क्लोथिंग है और यहाँ फूड है, ठीक है, ये कर्व बनाया है मैंने यहाँ पर, उसको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, कि ये बोलना ही यही चाहता है कि एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो दूसरा को गेन मिलेगा ही मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट आप क्लास 11th के अकाउंट्स में भी पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके फीचर्स पे बात करते हैं। फीचर ऑफ आईसी क्या फीचर्स है, स्लोप डाउनवर्ड्स टू राइट,
जो हमारा स्लोप जा रहा है वो डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, इसको हम कन्वेक्स टू ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ही एमआरएस है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, जिसकी वजह से इसका स्लोप जो है वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, और कन्वेक्स टू द ओरिजिन कहलाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स, सम अमाउंट ऑफ गुड्स वाई हैज टू बी फॉरगॉन टू गेट सम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन ड्यू टू द आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। वही सारी कहानी है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ इजी भाषा में। एमआरएस इज द स्लोप ऑफ आईसी, एमआरएस को ही हम आईसी स्लोप भी कहते हैं, ये आपको लिख लेना है और इसका कर्व भी बनाना है, ठीक है। ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ आईसी गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, जो हमारे सैटिस्फैक्शन देते हैं जो कर्व के कॉम्बिनेशन के वो बिल्कुल इक्वल लेवल के माने जाते हैं। इंडिफरेंस कर्व, ऑल द पॉइंट ऑन द आईसी कर्व हैज सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, वही कहानी है जो कि मैंने यहाँ बना के दिखा रखा है, ठीक है। ये आपका एक्स है और ये वाई है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बोलता है ऑन द आईसी ऑन राइट साइड रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन वाइस वर्सा, जितना आपका राइट वर्ड जाएगा वो उतनी ही ज्यादा सैटिस्फैक्शन को शो करता है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आता है टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये तो हमने अभी पढ़ लिया कि वो दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आई होप आपको क्लियर है। बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन, it is the line showing different combination of two goods which a consumer can purchase with his given income and price of the goods। ये मैंने बजट लाइन का बनाया है। देखो नाम से पहले समझो बजट लाइन क्या है। बजट जो हम लोग बनाते हैं आजकल घर में, जो बजट बनता है कि हाँ भाई पूरा बजट बना लेते हैं, कितना खर्चा आएगा, क्या क्या सामान खरीदना है, वो हम नॉर्मल बेसिस पे घर पे बनाते भी रहते हैं। तो उसी से है ये, इसका कनेक्शन बजट लाइन बना रहे हैं कि बजट लाइन कहाँ पे स्टैंड कर रही है। तो ये एक ऐसी लाइन होती है जो शो करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। किसकी बात करें? दो गुड्स की बात करें। व्हेन अ कंज्यूमर कैन परचेज, जहां पे कंज्यूमर परचेज करता है अपनी इनकम के मुताबिक। ये थोड़ी है इनकम 10,000 की और 50,000 के सपने देख रहा है कि 50,000 का तक का हजार का सामान खरीद लेंगे, नहीं ना। तो जितनी इनकम होगी, इसलिए डेफिनेशन के अंदर इनकम वाली बात आपको जरूर मेंशन करनी है, क्योंकि बजट अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही बनता है, ठीक है। जितनी चादर होगी उतने तो पैर पसारोगे ना आप। तो बेसिकली इनकम जो होती है, ये छोटे छोटे डायलॉग जो होते हैं, छोटे छोटे मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स देती हूँ, यही आपको एग्जाम में टॉपिक याद करवाएंगे कि हाँ भाई ये मैम ने ये समझाया था, ये बना के लिखना। तो ठीक है, तो प्राइस भी डिपेंड करता है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, जो आप अपने दो गुड्स के लिए जो कॉम्बिनेशन बनाते हो, ठीक है, उसको खरीदते हो, तो आपकी बजट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ बजट लाइन पे। तो y इज इक्वल टू, यानी इनकम इज इक्वल टू x इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई, ठीक है। यानी कि पी एक्स स्टैंड फॉर रेफर्स टू द प्राइस ऑफ x कमोडिटी, पी वाई रेफर्स टू द प्राइस ऑफ y कमोडिटी। x क्या करता है? शो नंबर ऑफ x कमोडिटी की, x की कमोडिटी को शो करता है, ये y की कमोडिटी को y शो करता है, और y शोज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो मैंने अभी बताया। ये आप y स्टैंड फॉर इनकम, y मतलब इनकम है, कैपिटल Y जो है हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर इनकम को रिप्रेजेंट करता है, आप लोगों को पता भी होगा। x पी एक्स है, अभी मैंने समझाया। पी एक्स क्या है आपका? प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी। पी वाई आपका क्या है? प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। एक्स क्या है आपका? नंबर ऑफ एक्स कमोडिटी, एंड वाई स्टैंड फॉर वाई कमोडिटी। तो ये इस तरीके से बजट लाइन बनी है। आपका गुड एक्स आ जाएगा इधर, और यहाँ वाई आ जाएगा, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये ए और बी पॉइंट आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसमें पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। बजट सेट क्या होता है? नाम से भी क्लियर है, बजट सेट है इसके अंदर, ठीक है। इट रेफर्स टू द सेट ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एट अ गिवन मार्केट प्राइस, मतलब कि इनकम, कंज्यूमर की इनकम और उसका मार्केट प्राइस जो है, उसका देखने के बाद ही आप लोग एक जो कॉम्बिनेशन जो जितना खरीद सकते हो, ठीक है, आप सामान को जितना खरीद सकते हो अपनी इनकम के मुताबिक, अपनी जेब के अकॉर्डिंग और मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग, दैट इज द बजट सेट। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज 60, ही वांट टू स्पेंड इज इन ऑन टू गुड्स। अगर 60 रुपए है और दो गुड्स पे खर्च करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो? 30-30 करके भी कर सकते हो, 40-20 भी कर सकते हो, ठीक है, 10-50 भी कर सकते हो। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो समझ सकते हो ना कि 30 यहाँ पे मैंने बढ़ाया, ठीक है, तो यहाँ कम करना पड़ा, यहाँ कम किया तो यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है। मैंने ऐसा एग्जांपल लिया कि एक ज्यादा एक कम बढ़ती करके दिखाया मैंने आपको, तो इसी हिसाब से ही आपको चलना होता है। अच्छा, उसके बाद आपका ये लास्ट पेज है, ठीक है, जो कि ये बजट सेट का है। उसके बाद एक छोटी सी थ्योरी है, वो आपको समझ लेनी है। बजट सेट क्या होता है? रेफर्स टू द सेट ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एट अ गिवन मार्केट प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, वही चीज है जो मैंने आपको समझाई। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज 60 एंड ही वांट्स टू स्पेंड इट्स टू गुड्स से एक्स एंड वाई, एज्यूम एक्स इज 2 एंड एक्स इज 2 पर यूनिट एंड वाई इज 1 पर यूनिट, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन बजट सेट के ऐसे बनते हैं 0-60, 10-40, 20-20, 30-0, 15-30, 25-10। तो इस तरीके के सेट्स बनते हैं अगर हमें 60 का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि भाई ऐसा नहीं है 20-20 ये तो 40 हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बताया कि x की जो यूनिट है ना वो 2 है और y की जो है वो 1 रुपए के हिसाब से है, ठीक है। तो इस तरीके से, और क्लास 11th में भी आपको ये काफी अच्छे तरीके से मैंने समझाया था। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज वो जाकर देख लें, नहीं तो मैं एक और एग्जाम्पल से समझा देती हूँ ताकि आपको कोई भी दुविधा ना रहे,
देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, एप्पल 4 रुपए के हिसाब से, बनाना 2 रुपए के हिसाब से है। तो पहले अगर मैंने 4 रुपए के हिसाब से अगर बनाना खरीदा तो कितना हो गया, 20 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, और 0 इंटू 2 तो 0 ही हुआ, तो कितना हुआ, टोटल कितना है, 20 रुपए की इनकम है, 20 रुपए के इनकम के हिसाब से हम चल रहे हैं। अब यहाँ पे कम हो गया, यानी कि 4 इंटू 4 करना पड़ेगा तो 16 आएगा, क्योंकि 4 रुपए का एक एप्पल है और 4 ही क्वांटिटी खरीदते, तो 16 ये हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया, प्लस का साइन लगाया, और 2 इंटू 2 यानी 2 रुपए का एक बनाना था और 2 खरीदे, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो 16 प्लस 4 20 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से चलता रहेगा, ये आपका है मैंने जो आपको समझा रही हूँ यहाँ पर। फिर ऐसे ही 3 इंटू 4 करेंगे, फिर प्लस में 4 इंटू 2, प्लस क्यों करें, क्योंकि दोनों 20 रुपए की इनकम है, आप दोनों सामान खरीद रहे हो, तो दोनों को जोड़ोगे ना, उनके प्राइस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग लगाओगे, डेफिनेटली निकल जाएगा।